नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, संधि के अंतर्गत हम लोगों ने तीनों संधि स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि का अध्ययन कर लिया। अब संधि के ऊपर कुछ प्रश्नों को जो कि अति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक परीक्षा में संभावित हैं, तो उन प्रश्नों पर सीधे चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहां नयन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? वो उत्तर होगा आपका ने धन अन नयन। तो पहला विकल्प आपका आंसर होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि यह संधि किससे है? यह संधि आपकी स्वर संधि में अयादि संधि का उदाहरण है। और अयादि संधि में हम आप जानते हैं ईचो आया वह ए, ऐ, ओ और औ, इन चारों स्वरों का रूपांतर होता है जब ये किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं। जब किसी भिन्न स्वर से ये मिलते हैं तब इनका रूपांतर होता है। तो ए का रूपांतर होता है किसमें? अय में। अय हलंत युक्त, और इसका भिन्न स्वर से योग होता है अय का, तो ये आय में बदलता है। ओ का ये औ में बदलता है, और औ का ये आओ में बदलता है। यानी इन सभी स्वरों का जब किसी भिन्न स्वर से योग होता है तो ये इसमें रूपांतरित। तो यहां पर जो आपका नियम लागू हुआ है कि ए का योग भिन्न स्वर से होने पर ये अय में बदलता है, तो ने। अब इसको इस तरह से समझें कि जैसे ने धन अन, तो अब आप देखिए कि ये ना हलंत धन ए है, और इसका योग किससे हो रहा है? आ से। यानी इसके सम्मुख कौन है? भिन्न स्वर है। तो ए क्या करेगा? ये आय में बदल जाएगा। तो ये ना और आ मिलके ना बन जाएगा, आ और या मिलके ये या बन जाएगा, और बचा हुआ खंड उतार लेंगे तो हमारा शब्द बनता है नयन। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इसमें देवेंद्र में गुण संधि है। क्योंकि ये देवेंद्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो देव धन इंद्र, और हम जानते हैं गुण संधि में कि आ का योग जब ई से होता है तो इन दोनों के योग से ये ए में परिवर्तित होता है। और बाकी जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें जैसे वागीश है तो ये व्यंजन संधि, ये वाक धन ईस, इसका विच्छेद होगा। हिमालय है तो ये दीर्घ संधि का, कि हिम धन आलय। और तल्लीन जो है ये भी व्यंजन संधि का है, कि तत् धन लीन, इसका विसर्ग होगा। तो यहां गुण संधि पूछा है तो गुण संधि में आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर देवेंद्र होगा। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, या यहां पर दूसरा विकल्प जो होगा ये हमारा आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। तो इसमें हम आप जानते हैं ये व्यंजन संधि का है, कि जब ता के बाद तालव्य सा आता है तो ता अपने को किसमें परिवर्तित करता है? ता, और इसके ये चा और सा जो है वो किसमें आ जाता है? छा में। तो ये आपका शब्द बनता है उच्छिष्ट। सदैव में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम सदैव का विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद सदैव, तो इसका क्या होगा? सदा धन एव। अब यहां पर हम देखते हैं कि आ का योग ए से हुआ, और इन दोनों के योग से जो रूपांतर हुआ वो किसमें हुआ? आय में हुआ, वृद्धि हुई। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें वास्तव में वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। और तीनों विकल्प नहीं है तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। इसमें तीसरा विकल्प जो होगा द्वौ धन अपि, ये क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। यह द्वावपि जो है ये किसका है? यह
अयादि संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के भेद जो 5 हैं उसमें जो अयादि संधि है ये उसका उदाहरण है, जिसमें ए भिन्न स्वर से जब मिलता है तो यह अय में परिवर्तित होता है, और अय भिन्न स्वर से मिलता है तो यह आय में परिवर्तित होता है, और ओ भिन्न स्वर से मिलता है तो यह औ में परिवर्तित होता है, और औ जब भिन्न स्वर से मिलता है तो यह आव में परिवर्तित होता है। अब यहां हम देखते हैं कि जैसे ये दिया गया है दो धन अपि, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा दिया है कि दो धन अपि। अब इसका हम देखिए अंतिम खंड, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि और द्वितीय खंड की आरंभिक ध्वनि, इन्हीं का योग होता है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दा हलंत धन वा हलंत धन औ और धन आ और फिर धन पी, तो यानी किनके बीच ये हुआ है, ये औ और आ के बीच में इसका मेल हुआ है, यानी इनके बीच जो विकार हुआ, जो संधि हुई। और यहां हम जानते हैं कि औ के सामने जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वह आव में परिवर्तित होता है, तो यह किसमें परिवर्तित हो गया, यह आव में। कौन, औ। और इधर आ सामने है, आ, और इधर पी, और यहां बचा क्या है, दा हलंत धन वा हलंत। तो अब यहां हम जानते हैं कि वा हलंत और आ का योग हो जाएगा तो वह बन जाएगा वा, और वा हलंत और आ का योग होगा तो ये बन जाएगा वा, और पी है, और इधर क्या है, दा हलंत युक्त है वो है ही है, तो ये आपका द्वावपि का जो विच्छेद होगा वह तीसरा विकल्प, और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक या अत्यधिधन क। तो यहां इसका ये अत्यधिक जो है ये किसका उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है। तो यहां इसका विकल्प क्या होगा, सी जो है यही हमारा आपका आंसर, यानी अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है। और ये इसको हम समझ लें कि अति धन अधिक से कैसे अत्यधिक बना। इसका संधि रूप देख लेते हैं। इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ई, और इसके सामने क्या है, आ। तो ई, जैसे यण संधि का नियम है कि ई भिन्न स्वर से मिलेगा तो यह या में बदलेगा, उ भिन्न स्वर से मिलेगा तो वा में बदलेगा, और री भिन्न स्वर से मिलेगा तो ये किस में बदलेगा, ये रा में बदलेगा। अब यहां पर हमारा क्या है, यहां पर ई भिन्न स्वर से, तो ये ई किस में बदल गया, या हलंत में, और सामने अधिक है तो आ इसका और या मिलके या पूर्ण बन गया, और धिक बाद का हमने उतार लिया, और यहां आ बचा और ता हलंत बचा, यानी आधा ता, तो आपका शब्द क्या बना, अत्यधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। निम्न में कौन विसर्ग संधि है, निरंतर है कि जगदीश है कि दिग्गज है कि महिष है। तो यहां हम जानते हैं कि ये इसमें निह धन अंतर, निरंतर जो है यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यह इसका विच्छेद करेंगे तो यह होगा निह धन अंतर। और जगदीश ये आपका व्यंजन संधि है, जगत धन ईश, अंतिम ध्वनि व्यंजन की है। दिग्गज भी व्यंजन है, वह क्यों, दिक धन गज है। और महिष ये क्या है, ये आपका स्वर संधि में जाता है। तो अब विसर्ग में निधन अंतर, और ये हुआ क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले यदि आके अलावा कोई स्वर हो, आके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या अंतस्थ हो, या हा हो, और या स्वर हो, तो विसर्ग रा में परिवर्तित होता है। तो यहां पर क्या है, ये आ स्वर है, इसलिए विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, विसर्ग रा में,
और हमारा शब्द बनता है निरंतर। अगला प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अनुधनवेषण, अन्वेधनषण, अनुधनएषण। तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वह अनुधनएषण यानी चौथा विकल्प हमारा आंसर होगा। क्यों? अभी अभी हम लोगों ने यण संधि में पढ़ा था कि ई का भिन्न स्वर से योग होता है तो या में, उ का भिन्न स्वर से योग होता है तो वा में। अब यहां अनु में उ अंतिम ध्वनि है, इसके सामने ए है, तो उ अपने को किस में परिवर्तित कर लिया? वा में, और वा और ए मिल के क्या बना दिए? वे। और बाकी जो बचा है उसको हमने लिख लिया आ, आधा ना, और इधर श और ना, तो हमारा शब्द क्या बना? अन्वेषण। अगला प्रश्न, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में भी कौन सी संधि है? इसमें भी विसर्ग संधि। जैसे अभी हम लोगों ने निरंतर की बात किया था, वही नियम इसमें भी है, और ये क्या होगा? ये विसर्ग संधि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सत्शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र और सच धन शास्त्र। तो तीसरा विकल्प ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नियम है कि ता के बाद जब श आता है, तालव्य सा, तो ता अपने को किसमें परिवर्तित करता है? ता अपने को चा में परिवर्तित करता है, और सा अपने को छा में परिवर्तित करता है, और हमारा यहां बनेगा ता के स्थान पे चा और सा के स्थान पे छा, तो सत्शास्त्र बनेगा, और ये हमारा क्या होगा? यही आंसर होगा, तीसरा विकल्प। फिर अगला प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार का हम विच्छेद करते हैं, पर धन उपकार। भाई इसका जो विच्छेद करेंगे वो क्या होगा? इसका विच्छेद कि पर धन उपकार। अब यहां पे क्या है? इसका योग किससे हो रहा है? उ से, और इन दोनों के योग से परिवर्तन ओ, और ये कौन सा नियम है? यह गुण संधि का नियम है। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? यहां पर गुण संधि आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो ये भी वही नियम जो विसर्ग का अभी हमने किया था, कि यदि विसर्ग है और विसर्ग के पूर्व क्या होता है? आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ हो, या हा हो, या स्वर हो। अगर इतनी चीज में से कोई है तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है? यह रा में। तो इसका विच्छेद होगा आसीह धनवाद। तो यहां ई है और बाद में वह अंतस्थ है, तो ये किसमें बदल गया? रा में, और हमारा शब्द क्या बन गया? हमारा शब्द बन गया आशीर्वाद। तो यहां कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प जो है ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद ये भी गुण संधि का है। धरा धन ईस, धरेश, चूंकि आ का योग ई से होने पर यह ए में परिवर्तित होता है, और जो किसका नियम है? गुण संधि का। तो यहां विकल्प तीसरा क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, निधन विकार। तो विसर्ग का वही नियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रा, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? रा हलंत, और तो हमारा शब्द क्या बनेगा? निर्विकार, और बी आंसर जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। मनः भाव। तो मनः भाव की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मनः धन भाव, विसर्ग के पहले इसका नियम, इसके नियम पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें कि विसर्ग के बाद वही सारी चीजें, कि किसी वर्ग का
तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ हो, हा हो या कोई स्वर हो। विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी हो और विसर्ग के पहले आ हो। तो विसर्ग किसमें बदलता है? विसर्ग ऊ में बदलता है और ऊ और आ का योग मिलके ओ में परिवर्तित होता है। तो यहां इसका आ और विसर्ग का ऊ में परिवर्तन और इन दोनों के योग से यह ओ में बदलता है। तो हमारा शब्द क्या बनता है? मनोभाव। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निर्जन का विच्छेद क्या होगा? निर्जन का विच्छेद होगा निह धन जन। तो यहां विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद जा है, तीसरा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा है, इसके पहले आ के अतिरिक्त है। तो यह किसमें बदल गया? रा में। तो यह किस संधि में जाएगा? यह विसर्ग संधि में जाएगा और आंसर हमारा दूसरा विकल्प होगा। इसी तरह अगला शब्द है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आप बताइए। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। अब यहां पहला विकल्प उत ता हलंत युत, दूसरे में भी उत धन जल और इसमें भी उत धन ज्वल। तो यहां उत धन जबल ये नहीं, उत धन जल ये नहीं, उत धन ज्वल। अब लेकिन यहां हलंत नहीं है इसलिए ये भी नहीं। तो तीसरा विकल्प उत धन ज्वल। तो यहां ता के बाद जब जा आता है तो ता अपने को जा में परिवर्तित करता है। तो यह किसमें है? यह हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यह आ धन ई गुण संधि को व्यक्त करता है। गुण संधि का नियम है कि आ ह्रस्व या दीर्घ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई से होता है तो ए में, ह्रस्व आ दीर्घ आ का योग ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ से होता है तो ओ में, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग री से होता है तो यह अर में परिवर्तित होता है। तो यह नियम इसमें आपसे पूछा है कि आ धन ई बराबर ई, तो यह गुण संधि दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत धन हार। तो यहां व्यंजन संधि का नियम है कि ता के बाद यदि हा हो, भाई यहां ता है और यहां हा, तो ता के बाद हा होता है तो ता अपने को दा में परिवर्तित करता है और हा अपने को धा में परिवर्तित करता है। तो इस नियम के आधार पर चौथा विकल्प उद्धार ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। इसमें तीसरा विकल्प परिधन आवरण, ये भी क्या होगा? यह यण संधि का उदाहरण है और ये तीसरा विकल्प ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पाधन अवन, पोधन अन, पाधन वन या पौधन अन। तो पवन में ये किसका है? यह अयादि संधि का उदाहरण है और अयादि संधि में अभी हम पूर्व के प्रश्न में बात कर चुके हैं कि द्वावपी वाले में कि ए, ऐ, ओ, औ इन चार स्वरों का परिवर्तन होता है। यदि इसका भिन्न स्वर से योग होता है तो ये ए किसमें बदलता है? ये आय में बदलता है। आय का भिन्न स्वर से योग होता है तो यह आय में बदलता है। ओ का भिन्न स्वर से योग होता है तो यह औ में बदलता है और औ का भिन्न स्वर से योग होता है तो यह आओ में बदलता है। अब यहां यही चीज हम देखते हैं कि ये दो विकल्प तो हमारे आंसर है नहीं, ये और ये। अब ये दो विकल्प पो धन अन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पा हलंत धन ओ और फिर धन आ और न अन। तो अब ओ के सामने कौन है? आ भिन्न स्वर, तो ये अपने को किस में बदल देगा?
औ में, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पवन। वहीं पौ की बात करें तो पौ किसमें बदलेगा? यह आओ में बदलेगा, और सामने पा हलंत और इधर ना आ न अन है, तो ये आ और दीर्घ आ और पा मिलके पा बना, और ये व आ मिलके व और ना, यानी पावन शब्द का संधि विच्छेद हमारा पौधन अन, और पवन शब्द का विच्छेदन पोधन अन। तो साथियों, संधि विच्छेद पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए। अब हम अगले खंड में हम शब्द वर्ण परिचय का क्रम खत्म हुआ, अब हम शब्द परिचय में प्रवेश करेंगे और शब्द शब्द के भेद की बात वहां से प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ आपको अभी से बता दें कि सोमवार से हम लोग मनोविज्ञान की क्लास भी लेकर चलेंगे, और मनोविज्ञान में हम लोग पहले विकास और विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे, फिर सिद्धांतों की ओर चलेंगे। तो फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।